आज हम एक बहुत ही अहम विषय की गहराई में जाने वाले हैं और वो है आलस और बहानेबाजी। कोई भी नया या मुश्किल काम शुरू करने से ठीक पहले हमारा दिमाग अक्सर हमें रोकने के लिए तरह तरह के तर्क देने लगता है। आज की इस चर्चा में हम कुछ बेहतरीन विचारों और स्रोतों के जरिए बिना किसी लाग लपेट के इन मानसिक रुकावटों को हमेशा के लिए खत्म करने का तरीका डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। मैं बहुत व्यस्त हूं, मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं पक्का कल से शुरू करूंगा। ये बातें सुनने में बहुत ही आरामदायक और सुरक्षित लगती हैं, है ना? किसी भी काम को टालने का एकदम सही कारण मिल जाता है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सच तो ये है कि ये सारे बहाने पूरी तरह से झूठ हैं। ये सिर्फ वो मनगढ़ंत कहानियां हैं जो हमारा दिमाग खुद को सही ठहराने और मेहनत से बचने का आसान रास्ता चुनने के लिए गढ़ता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, बहाने की शारीरिक रचना, यानी देरी करने के पीछे का विज्ञान क्या है। ये समझना बेहद दिलचस्प है कि आलस असल में कोई चारित्रिक दोष नहीं है, बल्कि ये दिमाग की एक गणितीय वास्तविकता है जिसे हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग कहा जाता है। ये एक ऐसा बायस या पूर्वाग्रह है जहां हमारा दिमाग भविष्य में मिलने वाले बड़े फायदों की वैल्यू को एकदम कम कर देता है और उस चीज को चुनता है जो तुरंत सुख या आराम दे। यही कारण है कि कल की सफलता के लिए आज मेहनत करने से ज्यादा अभी सो जाना ज्यादा आकर्षक लगता है। इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। अगर आज $100 और अगले हफ्ते $110 के बीच चुनना हो तो इंसानी दिमाग अक्सर तुरंत मिलने वाले छोटे इनाम को ही चुनता है। भविष्य में मिलने वाले बड़े फायदे की तुलना में ये तत्काल मिलने वाली संतुष्टि अक्सर जीत जाती है। अब आते हैं भाग 2 पर, दोष मढ़ने का मनोविज्ञान और ये समझना कि असल में नियंत्रण किसके हाथ में है। यहाँ लोकस ऑफ कंट्रोल नाम का एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट सामने आता है। जो लोग ये मानते हैं कि सफलता या विफलता सीधे तौर पर उनके अपने कार्यों का परिणाम है, उनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल मजबूत होता है। इसके बिल्कुल विपरीत एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोग अक्सर किस्मत, हालात या समर्थन की कमी को दोष देते रहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि रिसर्च बताती है कि बाहर दोष मढ़ने वाले लोग ही अक्सर टाल मटोल के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। इस बात पर कैरी विल्करसन का ये विचार बिल्कुल सटीक बैठता है। सफलता बहुत व्यक्तिगत चीज है। बाहरी कारकों को दोष देना या परिस्थितियों के पीछे छिपना एक ऐसी कहानी है जो किसी और को नहीं बल्कि केवल उसे बताने वाले इंसान को ही बेवकूफ बनाती है। सच तो यह है कि इन बहानों पर कोई और यकीन नहीं करता। तो फिर इसका इलाज क्या है? आइए देखते हैं भाग 3, अत्यधिक स्वामित्व या एक्सट्रीम ओनरशिप। इस बाहरी चीजों को दोष देने की आदत से निपटने के लिए जोको विलिंग का ये दर्शन एक्सट्रीम ओनरशिप बेहद प्रभावशाली है। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने जीवन के हर एक पहलू की 100% जिम्मेदारी लेना, चाहे समय की कमी हो, संसाधनों की कमी हो या किसी काम में समर्थन न मिल रहा हो। किसी और पर उंगली उठाने की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। और यहीं पर नजरिए का सबसे जादुई बदलाव होता है। जब भी कोई बाधा सामने आए, बहुत थकान हो या संसाधनों की कमी महसूस हो, तो उसे एक अच्छे अवसर के रूप में देखना चाहिए जो हमें और भी मजबूत बनने का मौका देता है। ये विचार बहानों की जड़ पर सीधा प्रहार करता है और शिकायत करने की आदत को खत्म कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, एक स्टोइक नींव तैयार करना और आलस को हराने वाली आदतें विकसित करना। अगर हम इन आदतों पर गौर करें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि एक कमजोर शरीर और थका हुआ दिमाग हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देता है, जिससे हर छोटा अवसर भी एक भारी बोझ लगने लगता है। नींद, सही भोजन और मानसिक स्वच्छता कोई विलासिता नहीं है, बल्कि ये वो अदृश्य पिलर्स हैं जो हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाए रखते हैं। इन सब में से जो बात सबसे ज्यादा असरदार है वो है अपने ही दिमाग के साथ सौदेबाजी करना बंद करना। जब अलार्म बजता है और दिमाग कहता है बस 5 मिनट और, तो उस वक्त बिना कोई बहस किए सबसे छोटा पहला कदम उठाना चाहिए। उठकर बैठें, पैर जमीन पर रखें और खड़े हो जाएं। केवल शरीर को हिलाने और गति में लाने से ही आलस का वो मायाजाल टूट जाता है जो हमें बिस्तर से चिपकाए रखता है। और दिन का अंत कैसे हो? नाइटली रिव्यू के साथ। सेनेका के इस निष्पक्ष आत्मपरीक्षण से ये बात सामने आती है कि बिना ईमानदारी के इंसान बस एक ऑटो पायलट मोड पर जीता रहता है। हर रात खुद से ये सवाल पूछने से कि क्या आज के काम हमारे लक्ष्यों से मेल खाते थे, हमारी प्रगति तेज होती है और हमें अपनी गलतियां सुधारने का ठोस मौका मिलता है। चलिए अब बात करते हैं भाग 5 की, कुछ व्यवहारिक उपकरण और अपनी योजना को लागू करने के तरीके।
जब हम टालमटोल और कंफ्यूजन के भंवर में फंस जाते हैं तो उससे बाहर आने का सबसे पहला और सटीक कदम है एक स्पष्ट सूची बनाना। अपने कार्यों को प्राथमिकता देने से क्या होता है कि जटिल निर्णय लेने का दबाव एकदम खत्म हो जाता है और सीधा काम पर फोकस किया जा सकता है। हम अक्सर ये गलत अंदाजा लगाते हैं कि किसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। इसका एक बहुत अच्छा समाधान है अनशेड्यूल का उपयोग करना। कभी ना आने वाली प्रेरणा या मोटिवेशन का इंतजार करने के बजाय बिना किसी रुकावट के काम करने के लिए दिन में कुछ समर्पित समय ब्लॉक कर लेना चाहिए। इन सब के अलावा कुछ और छोटी छोटी लेकिन अहम रणनीतियां भी हैं। अपने दीर्घकालिक उद्देश्य यानी अपने क्यों से फिर से जुड़ना और आराम को प्राथमिकता देना हमें मानसिक रूप से खाली होने से बचाता है। और हाँ, बिना किसी अपराध बोध के खुद को इनाम देने से काम और आराम के बीच एक बहुत ही सही संतुलन बनता है। अब अपनी चर्चा को वापस मूल बिंदु पर लाते हुए ये याद रखना सबसे जरूरी है कि हमारा दिमाग आसान रास्ता चुनने को सही ठहराने के लिए ही ये सारी मनगढ़ंत कहानियां बनाता है। समय नहीं है, समर्थन नहीं है, मूड नहीं है, ये सब केवल बहाने हैं। और याद रखिए, बहाने केवल झूठ हैं। तो जाते जाते ये सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल, क्या आज के कार्यों ने लक्ष्य की ओर धकेला या फिर खुद से की गई सौदेबाजी में आलस जीत गया? ये एक तत्काल आत्म-मूल्यांकन की चुनौती है। सच्चाई को पहचानना और बिना किसी बहाने के काम में जुड़ जाना ही इन झूठे बहानों को हराने का एकमात्र तरीका है।